नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल। श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित गजेरा ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ओर से मैं डॉक्टर भावेश केलानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इस वेबिनार का टॉपिक है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स इन प्रेजेंट टाइम। आज का जो हमारा मुख्य अतिथि जो है वो मिस्टर अशोक ठाकुर, जो दिल्ली स्थित मुनि इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर है। मैं शाला परिवार की ओर से अशोक सर का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम सर। नमस्कार। और जो गजेरा ग्रुप ऑफ स्कूल की जुदी जुदी ब्रांच जो है, सब ब्रांच, कतारगाम ब्रांच, उत्तरायण ब्रांच, सचिन ब्रांच, पाल ब्रांच और सरीगाम, इन सब में से जो अभी फेसबुक पेज पे मुझे लाइव सुन रहे हैं, इसके वेबिनार देख रहे हैं, उन सब प्रिंसिपल, एजुकेटर्स एंड डियर पेरेंट्स सबको मैं इन शाला परिवार की ओर से हम स्वागत करते हैं। मित्रों, ये सेमिनार जो हमने रखा है उसका एक खास उद्देश्य है कि अभी बच्चों सबसे ज्यादा किस पर निर्भर है, सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं, किसको मानते हैं, इन सब हकीकतों में ध्यान में रखते हुए हम ऐसे कह सकते हैं। हम कई बार हमने सुना है बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भाई टीचर्स ने हमने ऐसा किया, कहा है, टीचर्स ने ऐसे करने को लिए बोला है। तो पेरेंट्स लोग जो है वो ऐसे मानते हैं कि भाई टीचर्स का ज्यादा मानते हैं, और टीचर्स लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि भाई ये बच्चा है, पेरेंट्स के ज्यादा निर्भर है, पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम बिताता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं क्लेश होता है। तो एक्चुअल में कौन सा रोल है वो हमको जो पेरेंट्स का और एजुकेटर्स का जो रोल है वो क्या होना चाहिए, किस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए, वो दुविधा जो है हमारी, वो सॉल्यूशन के लिए आज का सेमिनार है। कोविड-19 की इन जो परिस्थितियों में अभी बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर पाते हैं। अभी स्कूल भी बंद है, ऑनलाइन शिक्षा एजुकेशन है। फिर भी बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा मिल पाए, बच्चे को अच्छी तरह से हम एजुकेट कर पाए, इस हिसाब से हमको क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स, हमको क्या करना चाहिए, उसके बारे में ये वेबिनार रखा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की सिचुएशन में, पर इन जनरल कोविड-19 के अलावा भी हमारा रोल क्या होना चाहिए एज ए एजुकेटर्स, हमारा रोल क्या होना चाहिए एज ए पेरेंट्स, हमारा रोल क्या होना चाहिए। अभी गजेरा ट्रस्ट इसके बारे में बहुत सारा प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे ग्रुप ऑफ स्कूल्स बहुत सारा वेबिनार, सेमिनार, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज और सारे जो क्रिएटिव वर्क है वो बच्चे के पास करवाते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ करवाते हैं, और बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई अच्छी तरह से बच्चे को शिक्षा मिल पाए। सिचुएशन कोई भी हो, सिचुएशन बार बार बदलाती रहती है, तो हर सिचुएशन में बच्चा कैसे सामना करके वो आगे निकल जाए, इस हिसाब से ये सेमिनार का उद्देश्य है। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, बट मैं श्योरली कहूँगा कि ये सेमिनार इन लोग के लिए है जिसके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका फ्यूचर, उसके लिए हम क्या कर सकते, क्या नया नया नुस्खे बच्चे को दे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी मेरी अपेक्षा है कि आप लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो क्वेश्चन आंसर सेशन में भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हैं। आशा ऐसी है कि आप पॉजिटिव ही लिखेंगे और हमको अप्रिशिएट भी करेंगे, और अच्छा अच्छा सेमिनार बाद में भी हम कर पाए, ऐसा हम करने वाले हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अभी सर को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। जो अशोक सर जो अभी है, तो अशोक सर का हम इन शॉर्ट में परिचय मिलिए, और
वो क्या है उसका शॉर्ट में हम परिचय करने के लिए मैं उत्तरायण ब्रांच के प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्णावती बहन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसको परिचय करवाए। कृष्णावती बहन। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर कसवाला कृष्णावंती। आज के इस वेबिनार में ऐसे व्यक्ति को हम उपस्थित करने जा रहे हैं जिसके बारे में कहे तो क्या कहे। उसके लिए मैं दो पंक्ति बोलना चाहूंगी। तारीफ क्या करूं अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ क्या करूं अल्फाज नहीं मिलते, आप तो वह चमन के फूल है जो बार बार नहीं खिलते। ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी मिस्टर अशोक कुमार ठाकुर साहब, जो मुनि इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर है। आपका यदि सामान्य परिचय दिया जाए तो मध्य प्रदेश आपकी जन्मभूमि है और दिल्ली को आपने कर्मभूमि बनाया है। इस कर्मभूमि में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका विद्याध्ययन पूर्ण हुआ है और इसके बाद आपने जो अपना कर्म प्रारंभ किया वो 2002 से मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की है। जो ये स्कूल ऐसी स्कूल है कि इस स्कूल ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये जो मुनि इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में चल रही है, ये एकलव्य शैक्षिक पद्धति से चल रही है और इस स्कूल में लाइफ स्किल एवं वैल्यू एजुकेशन का सुबह समन्वय रहा है। विशेष तौर पर हम बताएं तो आपके स्कूल ने जिन मेथोडोलॉजी को अपनाया है वो दिल्ली के ग्रांटेड एवं नॉन ग्रांटेड स्कूल जो है वो अपना रही है, जो काबिले तारीफ है। इसके साथ साथ सर आपने जो महाराष्ट्र की कई सारी स्कूल है उसके प्रिंसिपल को आपने जो मुनि इंटरनेशनल स्कूल की जो पद्धति है उसकी विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी है, वो भी आपका जो कार्य है वो सराहनीय है। इसके विशेष तौर पर इस स्कूल की बात करें और इसका श्रेय जो जाता है तो अशोक साहब को जाता है। खासतौर पर ये जो स्कूल है उसकी नई पद्धति के लिए यूनेस्को एवं अशोका फाउंडेशन यूएस के द्वारा भरपूर प्रशंसा की है और 2019 में ये विशेष सम्मान जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से स्कूल एजुकेशन अवार्ड सर आपको मिलता है। खूब खूब धन्यवाद साहब आपका। और आपसे बड़ी विशेष उपलब्धि तो ये है कि मुनि इंटरनेशनल स्कूल का स्टेट लेवल एवं दिल्ली एनसीआर लेवल एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा यदि रैंक दिया जाए तो सर आपकी स्कूल का प्रथम रैंक रहा है, जो भी एक धन्यवाद के पात्र है। और आप श्री को और तो क्या कहे, इतना सारा कार्य आप करते हैं इसलिए आपको नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के ढेर सारे जो अवार्ड है उससे आपको नवाजा गया है, आपको सम्मानित किया गया है। और अभी इस व्यक्ति की विशेष पहचान तो वो जब आप हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे तभी हमको मिलेंगी। हमारा जो आज का वेबिनार का विषय है वो रोल ऑफ पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स इन करंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, यानी कि बच्चा जो है उसके साथ दो सेतु रहता है, इसके बाद ही ब्रिज बनता है। एक है एजुकेटर्स और दूसरा है पेरेंट्स। यदि अच्छा बच्चे की स्टूडेंट की यदि परवरिश करनी है, उसे आगे बढ़ाना है तो मम्मी पापा और टीचर्स दोनों के माध्यम से ही बनते हैं। हम ऐसे ही एक दो स्टूडेंट देख लेते हैं, एक दो शिष्य देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद है, कलाम है, राम है, कृष्ण है, आदि के पीछे तो उसके शिक्षक का हाथ है। और ऐसे कई बच्चे भी है कि उसके पीछे इसके पेरेंट्स का भी हाथ रहा है, जैसे शिवाजी है और थॉमस अल्वा एडिसन है। तो हमारा एक ऐसा प्रयास रहा है कि इस वेबिनार के माध्यम से एजुकेटर्स और पेरेंट्स जो है वो एक सेतु के रूप में अपने जो स्टूडेंट्स है उसकी परवरिश कैसे कर सके। यदि बच्चे का नंबर आता है तो पेरेंट्स बोलता है कि मेरे बच्चे का नंबर आया, कॉलर ऊंचा करके बोलता है, और यदि उसी बच्चे का नंबर आता है तो टीचर्स भी बोलता है ये मेरे बच्चे का नंबर आया है। यदि बच्चे को आगे ले जाना है तो सिर्फ दो ही ऐसे व्यक्ति है कि समाज में हितेशु है जो उसके हाथ पकड़ के आगे चलता है, वो है शिक्षक और उसके पेरेंट्स। बाकी तो सब पैर पकड़ने में ही लगे रहते हैं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं साहब को इस वेबिनार के लिए आमंत्रित करती हूँ और साहब के लिए दो पंक्ति करके आपको इस वेबिनार के लिए आमंत्रित करती हूँ। भावना को भक्ति मिल जाए, साधना को शक्ति मिल जाए,
भावना को भक्ति मिल जाए, साधना को शक्ति मिल जाए। इस वेबिनार में अशोक साहब आपको अभिव्यक्ति मिल जाए। तो साहब अब हमारे एजुकेटर्स, पेरेंट्स और जितने भी लाइव चल रहे हैं उसमें हर एक को आपका जो इस वेबिनार का एक प्रकार का इस्तेमाल हो, इस प्रकार से आप हमको लाभान्वित करें। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही होगी सभी साथियों को। और जिस तरह भावेश भाई ने कहा, बहन ने कहा, किंजल मैम, चुन्नी भाई और सभी गजेरा ट्रस्ट और स्कूल और कॉलेजेस के वो महारथी, मैं महारथी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदलते हैं। दुनिया को एक डेस्टिनी देने की ताकत, दुनिया को एक पहचान देने की ताकत सिर्फ इन्हीं इंसानों के हाथ में होती है। बहन ने जैसा बताया, एक और मुझे गुजरात से प्यार क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने पिछले साल गुजरात गवर्नमेंट के 32,000 स्कूल साइन करे, जिसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। मैं अभी अफगानिस्तान गवर्नमेंट, नागालैंड और बहुत सारी गवर्नमेंटों के लिए, अफगानिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। परंतु दोस्तों, जो ये हम कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि मैं सेफ होना चाहता हूं, यदि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे सेफ रहें, तो वो सेफ तभी रहेंगे जब समाज उस लेवल पे होगा। अगर मेरा बच्चा गाड़ी लेके रोड पे निकलता है, वो सेफ तभी वापस आएगा जब सब गाड़ी चलाने वाले उतनी ही निश्चित और नियम के साथ चलेंगे। नहीं तो मेरा बेटा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी ड्राइविंग क्यों ना करता हो, किसी की गलती का शिकार हो जाएगा। तो समाज सेफ होगा तो मेरा बच्चा सेफ होगा, देश सेफ होगा तो मेरा घर और मेरा राज्य सेफ होगा, विश्व सेफ होगा तो मेरा देश सेफ होगा। तो बड़े में छोटे का मूल्य शामिल रहता है। तो डियर पेरेंट्स और एजुकेटर्स, इस दुनिया को कुछ बनाने में आप दो के अलावा बाकी लोगों की हिस्सेदारी है, जिम्मेदारी नहीं। हिस्सेदारी है, बिल्कुल हिस्सेदारी है। आज इस कैमरे की, जिस जगह मैं बैठा हूं, आप जिन चेयर्स पे बैठे हैं, जो फैसिलिटी है, उनकी हिस्सेदारी है, जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, क्योंकि हर पेरेंट्स ने हमें एक प्रोबेबिलिटी दी है, एक संभावनाएं दी है और उसको संभव करना है। पेरेंट्स ने एक संभावना दी है और हमें उसको संभव करना है। ये एक कार्य है हमारा। दोस्तों, जिस तरह भी बात हो रही थी कि चाहे ये कोविड रहा हो या कोई कारण रहा हो, अब शिक्षा को अपने आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। अब शिक्षा में नई चीजें, वक्त आ गया है, ये सही टाइम है कि जब हमें शिक्षा में नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर देना पड़ेगा। अगर समय निकल गया तो इस बार तो हो सकता है हम कोरोना में कुछ बच भी जाएं। निकट भविष्य इतना अच्छा नहीं होगा। वो आपने सुना होगा, किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि मुझे मालूम नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वार किससे लड़ा जाएगा, मगर फोर्थ वर्ल्ड वार मुझे मालूम है कि सिर्फ पत्थर से लड़ा जाएगा, ये मुझे मालूम है। मैं दोस्तों ये कहता हूं कि अब हम शिक्षा कैसी रखें। आज का सवाल कि हम शिक्षा रखें कैसे। देखिए, आज तक क्योंकि औद्योगिक क्रांति रही या इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा या बहुत एम्पायर को आदमी चाहिए थे, तब तक ले ये सर्वेंट प्रोसेसिंग जॉब ठीक रहा। हमने बहुत ओबीडियंट लोग पैदा करे, बहुत ओबीडियंट लोग, बहुत सिस्टमेटिकल लोग पैदा करे। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि ये स्कूल है या फैक्ट्री। इसीलिए इस तरह के बहुत सारे कमेंट आप जानते हैं। मगर अब वो दौर आ गया है कि इससे अगले कदम की ओर उठा जाए। तो एजुकेशन क्या हो? जीने के लिए ज्ञान, जिंदा रहने के लिए नहीं। क्योंकि जिंदा रहने के लिए किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन और सबको मालूम है क्या करना है। परंतु
मैंने जिंदा रह करके अपने साथ, अपने परिवार के साथ, मित्रों रिश्तेदारों के साथ, समाज के साथ, देश के साथ और विश्व के साथ क्या करना है, सीखना ये है। मैं अक्सर बोल जाता हूँ और ये बोलता हूँ स्ट्रेस करके कि कोई भी बच्चा 2 से 3 साल में बोलना सीख जाता है, 3 से 5 साल कैसी क्षमता है, लिखना भी सीख जाता है, इसी दौरान और भी काम इनको मिलाना सीख जाता है। परंतु जो 2 और 3 साल में बोलना सीखता है, परंतु स्कूल में क्या होता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, यही सीखना शिक्षा है। लिखना सीख गए आप 2 से 3 साल, 5 साल में सीख गए, मगर कब लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, यही सिखाना है हमने। क्योंकि साक्षरता हमारा जॉब नहीं है। मैं तो बहुत गौरवान्वित फील होता हूं जब मैं गजेरा ग्रुप की, उन लोगों की फैमिली की इतनी ज्यादा डेडिकेशन देखता हूं, स्कूलों के प्रति जिस तरह की उनका चैरिटी वर्क देखता हूं। मैं सच बताऊं, सैल्यूट करता हूं। सैनिक का आदमी हूं, तो यही जानते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं इस परिवार को कि इतनी मेहनत के साथ में इस सोशल सर्विस के अंदर, तो ये आदमी है। मैं बात कर रहा था, भावेश भाई से बात हो रही थी कि सर कोरोना का मैटर भी होना चाहिए। मैंने कहा साहब कोरोना तो टल जाएगा, कोरोना कुछ नहीं कर सकता अगर आपकी सामर्थ्य है तो। कोरोना टेस्ट लेगा, जिस तरह बाढ़ तूफान आते हैं टेस्ट होंगे, मगर टेस्ट किस चीज के होंगे? आदमी के सामर्थ्य के टेस्ट होंगे, उसकी एबिलिटी के टेस्ट होंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज के टेस्ट होंगे। और जिसमें यह सामर्थ्य होगा बेहतरीन होगा। मैं वापस चलता हूं क्योंकि आज मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। डियर पेरेंट्स और एजुकेटर्स, मैं अक्सर इस बात को देखता हूं कि कोई ऐसा भी माँ बाप है जो कोई ब्रिलियंट बच्चा पैदा करता हो। कोई ऐसा माँ बाप, कोई पिता ऐसा ढूंढा जाए कि सर ये तो साहब जो है ना, ये भावेश भाई, ये सिर्फ ब्रिलियंट ही पैदा करते हैं। या कोई ऐसी बहन ढूंढी जाए कि सर ये जो बच्चे पैदा करती है वो कमजोरी होते हैं सर, या इस गांव में कमजोर होते हैं, या इस देश में, इस राज्य में, या इस शहर में। दोस्तों, हम पेरेंट्स एक शरीर प्रोवाइड करते हैं। हम पेरेंट्स एक शरीर प्रोवाइड करते हैं जिसमें एक आत्मा, एक जीवन आकर के अपनी अतृप्ति को पूरा करता है। तो पहली चीज तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई बच्चा प्लेन स्लेट है या फर्स्ट टाइम लर्नर है। कोई बच्चा प्लेन स्लेट नहीं होता, कोई फर्स्ट टाइम लर्नर नहीं होता। हर बच्चा अपने संस्कार और प्रारब्ध लेकर के आता है। अब वो चेक कैसे होता है? क्योंकि आप पेरेंट्स के रूप में, और ये शरीर जो आपने दिया है ये आइडेंटिटी कार्ड है कि इस नाम से पहचाना जाए। इस शरीर को अशोक कुमार ठाकुर के नाम से पहचाना जाए, जो प्रिंसिपल सर है उनको भावेश सर के नाम से पहचाना जाए, एक किंजल मैम है तो उनको किंजल मैम के नाम। ये बॉडी आपका आइडेंटिटी कार्ड है। इस आइडेंटिटी कार्ड की चिंता नहीं है, चिंता इस कार्ड को चला रहा है उसकी है। दोस्तों, अशोक कुमार ठाकुर किसका नाम है? अशोक कुमार ठाकुर ना तो शरीर का नाम है और ना इस शरीर को चलाने वाली आत्मा का नाम है। अशोक कुमार ठाकुर एक शरीर और आत्मा दोनों के ज्वाइंट को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व का नाम है। जैसे ही ये ज्वाइंट टूट जाएगा, लोग ये कहेंगे शरीर ले आओ, शरीर को नहला दो, शरीर को जला दो, शरीर को दफना दो। कोई नहीं कहेगा कि अशोक कुमार ठाकुर को ले आओ, जला दो, दफना दो, या कुछ नहीं कहेगा। ना तो फोटो में मैं होऊंगा और ना जमीन पर मैं होऊंगा, क्योंकि वो को एग्जिस्टेंस टूट गया है। तो शरीर जिम्मेदार नहीं है मेरे साथियों, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा और जीवन जिसको मैं बोल रहा हूं वो जिम्मेदार है। अब मैं वापस थोड़ा सा और चलता हूं, हम करते क्या है? डियर पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि समय बीत गया, इस मजाक को आगे ना चलाया जाए कि बच्चों के बच्चे होते हैं। उस समय को छोड़ा जाए कि बच्चों के बच्चे होते हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं अगर, तो मैं बड़ा हो गया, जब मैं 21-22 साल का हो गया, तगड़ा लंबा दिखने लग गया,
तो मेरे माँ बाप ने सोचा कि एक ऐसी लंबी तगड़ी औरत लाओ, लड़की लाओ और इनकी शादी करवा दो। मैं तो दिमाग से बच्चा, मतलब शरीर से बड़ा और शादी और विवाह और इस मामले में बच्चा ही था। मैंने मैथमेटिक्स पढ़ लिया था, साइंस पढ़ ली थी, मगर जीवन चलाना तो मुझे नहीं आया था। तो 2 बच्चों की शादी हुई, एक अशोक कुमार ठाकुर और एक उनकी पत्नी। 2 बच्चों की शादी हुई और बच्चों के बच्चे पैदा हो गए। अब ये बच्चे बड़े हुए, अशोक कुमार ठाकुर, ये बच्चे ही रहे, वो बच्चे भी बड़े हो गए, शरीर बड़ा हो गया, उन बच्चों के भी बच्चे हो गए। तो एक अशोक कुमार ठाकुर नामक बच्चे के पोते भी हो गए। तो बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे, डियर पेरेंट्स, अब वक्त आ गया कि आपको मैच्योर होना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे के लालन पालन में मनी प्लांट की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह बहन ने बोला, माता जीजाबाई की तरह भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि वन साइडेड गेम नहीं है कि अगर कोई स्कूल कितनी भी मेहनत करे, अगर वो सोचे कि स्कूल ही कुछ बना देगा या खाली पेरेंट्स बना देगा, ये बात आज बड़ी बेमानी है। मैं अक्सर बोलता हूँ, ये बात ऐसी है कि छत से लटकी हुई छिपकली ये सोचे, इस भ्रम में रहे कि यार ये छत का भार उठाते उठाते मैं थक गई हूँ। छत से लटकी छिपकली छत का भार नहीं उठा रही। तो हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि अगर बच्चे को डेवलप करना है तो दोनों को रोल, और दोनों को ब्लेम गेम नहीं। ये कोई बॉल नहीं है कि आपने मेरे पाले में फेंकी, मैंने आपके पाले में फेंकी। ये मान के चलिए कि हम दोनों के पाले में है और हमने इसको कहीं ले जाना है। एक छोटा सा एग्जांपल अक्सर मैं बोलता हूँ अपनी टीम को कि एक टेबल पड़ी है, उसमें मैं, मेरे पेरेंट्स, सरकार, टीचर, हम चारों एंगल से अगर धक्का लगाएं अंदर की तरफ तो हम चारों थक के गिर जाएंगे और टेबल कहीं नहीं जाएगी। अगर हम चारों एक साइड लगाएं मिल करके तो हो सकता है वो साइड गलत हो, मगर हमें ये आत्मविश्वास तो आ ही जाएगा कि टेबल को हिला तो सकते ही हैं। तो डियर पेरेंट्स, अब आपको मैच्योर होना पड़ेगा, अब बच्चों के बच्चे नहीं। और आपको अपने बच्चे के पालन में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपका बच्चा मार्केट में आएगा तो मार्केट के लोग, समाज के लोग उस बच्चे के माता पिता नहीं है। वहां पर टफ टेस्ट होंगे, वहां पर हो सकता है कि जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, इतने बड़े टेस्ट से गुजरना पड़े। अगर आपने सही समय रहते इस बात पर ध्यान नहीं दिया, अगर उसको छोटी गलतियों से खुद को सीखने का मौका नहीं दिया, तो वो दिन दूर नहीं है कि सिंघानिया फैमिली की तरह बुढ़ापे में हमारे को कहीं डिसलॉज ना कर दे, कहीं वो मिसेस सहगल की तरह जिनकी 8 महीने बॉडी पड़ी रही मुंबई में और उनका बेटा बोलता है, मेरी अभी बात हुई है कुछ दिन पहले, तो कुछ दिन पहले का मतलब 8 महीने पहले। अगर कोई वृद्धाश्रम बढ़ते हैं, अगर ये चीजें बढ़ रही हैं, तो इसमें हम पेरेंट्स की बड़ी भागीदारी है। मैं अपने बच्चे, हम सब के बच्चे, क्योंकि समाज खाली मेरे से नहीं है, समाज हम सबसे है। और आज आप पेरेंट्स इस बात को सार्थक करिए कि नहीं, हम गजेरा स्कूल के साथ एक शपथ लेते हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतर बनाने में, टफ बनाने में, सेल्फ कैपेबल बनाने में हम गजेरा स्कूल को पूरा सहयोग करेंगे, हम टीचर्स के साथ। क्योंकि आपको इस ट्रस्ट ने बहुत बेहतरीन लोग ढूंढ के दिए हैं, और उसमें यंग जो लेडी किंजल मैम है, सच बताऊं प्राउड होता है कि मैं इनको जानता हूं, मैं उनसे बातें होती रहती है। मैं कहता हूँ, हे भगवान, ऐसी बच्ची हमारे डायनेस्टी में होती तो क्या, मैं तो अगर आज भी मुझे दुनिया छोड़ने को कहते तो मैं चल देता, क्योंकि मुझे यकीन हो रहा है कि एक अच्छे बच्चे के हाथ में मेरी कमांड जा रही है। मगर मैं गजेरा स्कूल भी तो मेरा ही है। कल गजेरा स्कूल बढ़ता है, सभी दुनिया के सब स्कूल बढ़ते हैं, तो मेरे बच्चे भी तो सेफ होंगे। क्योंकि ये समाज, मैं अपने बच्चों को कितना भी काबिल कर लूं, मगर अगर मेरा बेटा है तो बहू किस समाज से लाऊंगा, और अगर मेरी बेटी है तो बेटी किस समाज को दूंगा। आखिर तो समाज से बच्चे उठेंगे ना। तो ये समाज को काबिल बनाना मेरी जरूरत नहीं है, मेरी मजबूरी भी है। अगर समाज काबिल नहीं हुआ तो मैं नहीं बचूंगा। तो डियर पेरेंट्स,
बच्चों को पालते टाइम मनी प्लांट का ध्यान ना रखाएं, क्योंकि मनी प्लांट वो होता है जिसमें ना जड़ लगती है, ना तना होता है, ना फूल, ना फल। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, डर लगा रहता है कि 25 साल का मनी प्लांट अगर कहीं निकाले तो फिर ना मर जाए। अब वक्त आ गया है कि अपने बच्चों को हार्डनेस का भी परिचय अपने टाइम में ही करवा दें, बाद में नहीं। क्योंकि बाद में नहीं, हम कभी ना सोचें कि मेरे बच्चे को समाज की कमियां शिकार बनाए, नहीं। मैं अपने जिंदा रहते हुए इस टेस्ट को पूरा कर लेना चाहूंगा, और क्योंकि जब आप करेंगे तो आप उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे। जब दूसरा या समाज करेगा तो सेफ्टी सिक्योरिटी का नहीं करेगा, क्योंकि समाज तो सुना ही है कि सर्वाइवल उसका जो फिटेस्ट है, वो तो सर्वाइवल पे सवाल खड़ा कर देता है कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो डियर पेरेंट्स, अब वक्त आ गया है कि आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने स्कूलों से कहना पड़ेगा, और गजेरा ग्रुप इतना ओपन है, आपको कहना पड़ेगा इनसे कि चलिए सर मिलके करते हैं। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि कोई पिता ऐसा नहीं है कि कमजोर पैदा करता है, या कोई माँ ऐसी ब्रिलियंट नहीं है, संसार में आज तक जगह नहीं मिली जहां कोई माँ ब्रिलियंट करे और पिता पुअर करे। ना कोई ऐसी धरती मिली और ना ही कोई ऐसी जगह मिली। इसका मतलब ये लगता है कि हर बच्चा ब्रिलियंट है, हर बच्चा एक शानदार चीज है, परंतु अपने कंसर्न में। और आप यकीन माने, मैंने तो अपनी डीपी में लिखा हुआ है कि नारायण बनना मेरी नियति है, समय लगना है बस। नारायण बनना मेरी नियति है, इसी तरह हर बच्चे की नारायण बनना नियति है। लक्ष्मी बनना हर लड़की की नियति है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो 4 जन्म। तो काहे को वेट कर रहे हैं? इतना बढ़िया स्कूल सिस्टम और इतने बढ़िया टीचर्स टीम, आओ मिलके बातें करें। ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है कि हम मशीन पैदा कर देंगे और 2 आदमी एक जैसे होंगे, व्यवसाय नहीं है। हर बच्चा अपने प्रारब्ध से तैयार होगा। तो डियर पेरेंट्स, बच्चों को मनी प्लांट की जगह बच्चों में ताकत भरी जाए, समाज के खतरे उनको अपने जीवन काल में सिखाए जाएं और स्कूल के साथ मिलकर सिखाए जाएं। क्योंकि भगत सिंह बाहर नहीं होगा, विवेकानंद बाहर नहीं होंगे, अभी दुर्भाग्य रहा कि सब लोग बाहर बने, अब स्कूलों से बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि हमने आज तक ले घटनाओं पे जिए हैं। किसी की भी लाइफ लक्ष्य मूल में है, घटनाओं में नहीं कि अचानक मेरे को चोट लगी और मैं कालिदास बन गया, अचानक चोट, पत्नी ने कुछ कहा तो मैं तुलसीदास बन गया। अरे भाई नहीं, कितनी बार पत्नी कुछ कहेगी भाई, कितनी बार चोटें लगेंगी आपको। आजकल तो पत्नी भी बेचारी घबराई हुई है। तो बस बहुत हो गया भाई, अब ये चोटों का जमाना नहीं है। आजकल तो आत्महत्या कर लेते हैं बेचारे, तो चोटों का जमाना नहीं है। अब हम सिस्टम पे ऐसे काम करेंगे कि हर बच्चा अपनी नियति को पा जाए। अब इसी तरह मैं एजुकेटर से कहूंगा, डियर टीचर्स, पूरी टीम, आप एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है आपको महान कर देने के लिए। एक एक बच्चा, कोई सिंगल बच्चा कमजोर नहीं है, परंतु 2 बच्चे एक जैसे नहीं है। 2 बच्चे एक, हम कोई कंप्यूटर थोड़ी पैदा कर रहे हैं कि ये उस कंपनी के फ्रिज हैं या उस कंपनी के एसी हैं तो एक जैसे होंगे। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आपके बच्चों में सिमिलरिटी होती है। मैंने कहा सिमिलरिटी क्यों होनी चाहिए भाई? अगर मान लीजिए दुनिया के सभी आदमी भावेश भाई की शक्ल के हो जाए और दुनिया के सभी औरतें कुशवंती बहन के शक्ल की हो जाएं, तो बड़ी दिक्कत होगी कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है, वो तो नंबर लगाने पड़ जाएंगे हमारे को। अरे भाई, इस दुनिया में सब लोग शक्ल अलग होनी चाहिए, कलर अलग, शक्ल अलग, नाक अलग होनी चाहिए, परंतु लक्ष्य के रूप में सब लोग एक होने चाहिए कि मैं सुखी रहना चाहता हूं भाई। अब हम साम दाम दंड भेद की नीति से ऊपर उठेंगे। साम दाम दंड भेद से आप काबू तो कर सकते हो, साथ चला नहीं सकते, क्योंकि ये चीजें कंट्रोल करने के लिए हैं कि भाई आप यूज करें साम दाम दंड भेद। सर ये यूज करके मैं क्या करना है, कैदी बनाना है? अरे भाई, आप उसको अपने साथ चलने को प्रेरित करें और टीचर के रोल में जो टीचर लिख रहे हो
वो लिख लें कि एक टीचर के 4 ही रोल होंगे। वर्तमान समय में टीचर का रोल गूगल, सर्च इंजन और खान एकेडमी जैसी चीजें लेंगी। एक टीचर 4 ही रोल करेगा। पहला फैसिलिटेटर, दूसरा मोटिवेटर, तीसरा सुपरवाइजर और चौथा पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड। अब टीचर का रोल गुरुजी का होगा। अब टीचर का रोल गुरुजी का होगा। टीचर नहीं होगा, क्योंकि टीचर का काम पहले इंफॉर्मेशन शेयर करने का था। अब वो काम गूगल करता है, बहुत बेहतर करता है। वो काम सर्च इंजन करते हैं। सैकड़ों लोग यूट्यूब से पता नहीं क्या क्या सीख जाते हैं। हमारा काम वो नहीं है। अब हमें अपने रूप को चेंज करना पड़ेगा। हमारा रोल क्या होगा? फैसिलिटेटर, कि ये बच्चा, इस बच्चे को समझते हुए ये कैसे सीखेगा, उस सीखने के लिए फैसिलिटेट किया जाए और सीखने के लिए फिर मोटिवेट किया जाए। डियर एजुकेटर्स, हर बच्चा हनुमान है। अब आपको जामवंत बनना है। हर बच्चा हनुमान है। इस अंधकार रूपी समुंदर को, इस नाकाबिलियत को हर बच्चा किसी मिनट भी पार कर सकता है। वो आपको जामवंत बनना है। उसको याद दिलाना है कि तू कर सकता है और तू ही कर सकता है बेटा, और कोई नहीं। मेरी जगह मैं ही कर सकता हूं, दूसरा नहीं। क्योंकि कभी नहीं होता कि मेरे दुख को बांट ले। हो सकता है क्या कि मेरे पेट में दर्द हो रहा और भावेश भाई कहें लाओ सर थोड़ा दर्द मुझको भी दे दो, या मेरे सिर में दर्द हो रहा और बहन उठ के आए, सर दुख बांटने से होता है, अपना थोड़ा सिर दर्द दे दो। नहीं बंटता भाई। सुख तो बंट सकता है कि सर आपने 400 रुपए कमाए हैं, 200 मुझे दे दो, मैं भी सुखी हो जाऊं, मगर दुख नहीं बंटता। तो अब सवाल चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे हर पीढ़ी एडवांस हो रही है। ये बच्चे कमजोर नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है कि अगर इनके पास कोई योग्यता है तो लक्ष्य नहीं है, कोई चाहत है तो कार्यक्रम नहीं है। योग्यता है तो लक्ष्य ही नहीं है उनके पास। मान लीजिए बहुत अच्छा गाने वाले हैं, बहुत अच्छा नाचने वाले हैं, तो उनको लक्ष्य ही समझ नहीं आ रहा। या उनकी चाहत है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो उनके पास कार्यक्रम नहीं है। ये प्रोवाइड कराना ही हमारा जॉब है। आज तक क्या था? दुनिया ने सब्जेक्ट पे बहुत काम किया, मैथ को इतना पढ़ाया, साइंस को इतना पढ़ाया, पाइथागोरस थ्योरम को इतनी बढ़िया सिखाया, आदमी को तैयार नहीं किया। किंजल बहन से मैं बात करता हूं अक्सर, मैं उनसे कहता हूं कि अब ना आदमी तैयार करेंगे, सब्जेक्ट नहीं। क्योंकि सब्जेक्ट मशीनों में चला जाएगा, सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला जाएगा, सब्जेक्ट मशीन लर्निंग में चला जाएगा, सब्जेक्ट और चीजों में चला जाएगा। आज से 25-30 साल पहले ही कैलकुलेटर बन गया था। जब लोगों ने देखा कि यार बार बार टोटल करेगा, गलत ना कर दे, तो कैलकुलेटर में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज बहुत सी चीजें कैलकुलेटर ही कर देता था। तो नई जो चीजें टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें बहुत काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगी, बहुत काम मशीन लर्निंग कर देगी। तो अब हमें आदमी डेवलप करना है डियर पेरेंट्स, क्योंकि आदमी हारा तो सब कुछ हारेगा। अगर आदमी हारा तो आपका धन हारेगा, आदमी हारा तो आपकी इज्जत हारेगी, आपकी रॉयल्टी लॉयल्टी सब कुछ हारेगी। आदमी हारने नहीं देना आपने, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास होगा। हर आदमी व्यक्ति है। क्यों व्यक्ति है? क्योंकि व्यक्त होना चाहता है। वो चाहता है कि लोग मुझको जाने। हर बच्चे में एक विधि पालन की कामना है, एक कामना है। इस करना क्या है? इस कामना को इच्छा में, इच्छा को तीव्र इच्छा में, तीव्र इच्छा को संकल्प में, संकल्प को संभावना में, संभावना को सुगमता में, सुगमता को उपलब्धि में, उपलब्धि को अधिकार में, और अधिकार को स्वतंत्रता में तो बदलना है कि हर बच्चा फर्स्ट होने का अधिकार लेके आए। मैं 6 साल से दिल्ली एनसीआर इंडिया नंबर 1 अवार्डी हूँ एजुकेशन वर्ल्ड से। लोग बोलते हैं आप हर बार नंबर 1 हो जाते हो बजट में। ये मेरी उपलब्धि नहीं, मेरा अधिकार है। मैं नंबर 1 आना मेरी आदत है, और ये मेरी नहीं, हर बच्चे की हो। स्ट्रीम अलग अलग होगी। मैं जिसमें फर्स्ट आ सकता हूँ उसमें दूसरा नहीं आ सकता, जिसमें वो आ सकता है उसमें मैं नहीं आ सकता। हर एक का एरिया अलग होगा। तो ये आदत बना दीजिए अपने बच्चों की। ये आदत बना दीजिए कि सर मैं तो
फर्स्ट ही आता हूँ सर, सेकंड नहीं। मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं सेना में था, मैंने बहुत टॉप रिजल्ट खड़े करे, और आप हैरान रहेंगे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने मिल करके मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस ने स्पॉन्सर करा, स्किल मंत्रालय ने पे किया, सचिन तेंदुलकर प्रोमो देते हैं और सिद्धार्थ का प्रेजेंट करते हैं उस केस को, और मैंने सिर्फ 8 साल नौकरी करी। दोस्तों, फर्स्ट आना गजेरा स्कूल में हर बच्चों को, फर्स्ट का मतलब ये नहीं नंबर 1 2 3, अपनी स्ट्रीम में बेस्ट होना हर बच्चे की आदत बना दो। आज की वेबिनार अगर मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स अगर इस जिद के साथ हटें कि सर आज हम प्रॉमिस करके उठेंगे कि मेरा बच्चा ही अपनी लाइन का श्रेष्ठ होगा, अगर जिक्र होगा तो उसका जिक्र आएगा, अगर इसके साथ में उठेंगे अच्छा लगेगा, सार्थक हो जाएगी। जैसे भावेश भाई ने शुरुआत में कही थी कि आज बच्चे को जिंदा करें, सब्जेक्ट चलने दें। वापस चलता हूं दोस्तों कि बच्चों के साथ करना क्या है, जो उनमें कामना है उसको इच्छा में टर्न कर दो। टीचर्स इच्छा को उसकी तीव्र इच्छा कर दो, फिर संकल्प करवा दो, मतलब मन की शक्ति को शरीर की शक्ति से जुड़वा दो। मन की शक्ति अगर मन में रह गई तो वो डे ड्रीमिंग करेगा, वो सपने लेता रह जाएगा, सपने में ही ब्लेम करेगा, सपने में ही सब कुछ करेगा, तो सपने के पानी से जिंदा रहने की प्यास कभी नहीं बुझेगी, वो सिर्फ डे ड्रीमिंग करता रहेगा। तो मन की शक्ति को शरीर की शक्ति से जोड़ देना इतना सा काम ही है, मुश्किल नहीं है। और हर बच्चा, डियर पेरेंट्स और डियर टीचर्स, तैयार बैठा है। हर आदमी आज का बिल्कुल समझ लीजिए भरा हुआ बैठा है, एक चिंगारी लगाने भर की देर है। हर बच्चे में एक चिंगारी लगाने भर की देर है, बच्चा तुरंत हालात चेंज कर देगा। मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि कौन कहता है हालात नहीं बदलते, मंजर नहीं बदलते। अगर आप ठान लेते हैं तो सब कुछ बदलता है, अंजाम भी बदलते हैं और निजाम भी बदलते हैं। किसी ने आगे जोड़ा कि कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होता, पैदा तो होते हैं पर नाम बदले बदले होते हैं। हर बच्चा काबिल है। कोई सिंगल बच्चा दिखा दो इस पूरे नेचर में, या सिंगल एक प्रकृति की चीज दिखा दो जो बिना पर्पस की हो, हर बच्चा काबिल है। अब करना क्या है, डियर एजुकेटर्स, बच्चों को स्टडी करना है कि ये बच्चा सीखेगा कैसे, ये बच्चा समझेगा कैसे। जो मैंने गुरु की परिभाषा बताई कि फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, सुपरवाइजर और पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड। आपने अभी, क्योंकि हम स्कूल और बच्चे घर पे हैं, तो आप विचारों की सीडिंग करें, कोई भी विचार उसके सीडिंग करें और पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दें कि मैंने ये सीड कर दिया है, अब नरिश करना, मेंटेन करना, बैकअप करना ये आपका जॉब हो, क्योंकि बच्चे हमारे साथ नहीं है। स्कूल 4.5 घंटे 5 घंटे में सीड और मॉनिटरिंग कर सकता है, सीड उसकी इवैल्यूएशन कर सकता है कि एग्जैक्ट जो जिस तरह से सीडिंग करा थॉट का, क्या वही रिजल्ट दे रहा है। तो हम स्कूल के लोग विचारों के बच्चों में सीडिंग करें पूरी तरह जांचने के बाद, उसके बाद पेरेंट्स को कहें इसको नरिश करो। आप इसमें खाद पानी, एग्जाम्पल, खाद पानी का मतलब बच्चे में क्या खाद पानी देना आपने, आप इसमें एग्जाम्पल दीजिए, इसमें यकीन दिलाइए कि तुम कर सकता है, आप ये करिए। मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन हम करेंगे। जब दोनों के मिलने से होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट नहीं आदमी बड़ा होगा, आदमी बड़ा हो जाएगा। तब फिर आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तब अक्सर हम मजाक करते हैं वैल्यू एजुकेशन वाले, तब पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी तंग नहीं करेगी उसको कभी भी, क्योंकि आदमी बड़ा हो गया है, सब्जेक्ट बड़ा नहीं हुआ। अभी हम सब्जेक्ट बड़ा कर रहे हैं। मैं तो अक्सर हैरान रहता हूं कि 2 + 2 इसका आंसर होता है 4। सही, हर चीज के सही का आंसर एक ही होता है, कुछ भी हो। 5 + 5 का आंसर 10 ही होगा। मगर हमने क्या गलतियां हो गई कि हमने कहा ठीक के साथ में गलत आंसर भी मालूम होने चाहिए। तो 2 + 2 4 में 4 के अलावा उसको रॉन्ग आंसर भी मालूम होने चाहिए। अब ये रॉन्ग आंसर के चक्कर में सही तो एक थे और गलत की संख्याएं करोड़ों थी।
वो करोड़ों के चक्कर में बाकी करोड़ों संख्या याद रह गई, सही का आंसर भूल गया। तो आओ थोड़ा सा चेंज करके देखें, उसको बोलो सही आंसर ये है, और जो जिसके अलावा जो है ना वो अपने आप ही गलत है। क्योंकि कोई भी सही के दो आंसर नहीं हो सकते, तरीके दो हो सकते हैं, तरीके 200 भी हो सकते हैं कि 2 + 2 4 निकालने के लिए 7 - 3 भी हो सकता है, 9 - 5 भी हो सकता है, आंसर 4 ही आएगा, आंसर 5 नहीं हो सकता भाई। तो हमें इतना ही बताना है कि बेटे आंसर यही है, तरीके सैकड़ों हो सकते हैं परंतु आंसर सैकड़ों नहीं हो सकते। तो डियर पेरेंट्स और डियर एजुकेटर्स, मैं यही कहूंगा कि सब्जेक्ट से ज्यादा बच्चे पर ध्यान दिया जाए, और हर बच्चा हर मिनट में अलग है। जैसे बहन या भावेश भाई कुछ कह रहे थे मेरे ख्याल इस बारे में कि जो चीजें कल थी वो आज नहीं, या बहन मेरे ख्याल कह रही थी इस बारे में। मैं सच बताऊं, किसी राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नदी में एक ही पानी से 2 बार नहाया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही आप डुबकी मार के निकलते हो पानी बह चुका होता है, नया पानी आता है। मैं तो अपने जब मैं प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करता हूं तो कहता हूं कि जिसको आप पढ़ा रहे थे ना वो चला जा चुका है। एक क्लास में 40 बच्चे नहीं है, 400 या 4000 बच्चे हैं, क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हो वो हर मिनट दर मिनट चेंज हो रहा है। मैंने आप भावेश भाई बहुत नाराज थे, मैंने उनको चुटकुला सुनाया, वो हंस पड़े। मैंने सोचा यार तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे से बड़े खुश हो गए। मैंने आधे घंटे बाद फिर वही चुटकुला सुनाया, और वो क्या करेंगे, मुस्कुरा देंगे, चलो कोई बात नहीं, पहले इस आदमी ने हंसाया है तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा इस बार लगता ठीक नहीं सुना, मैंने 1 घंटे बाद फिर वही चुटकुला सुनाया। अब भावेश भाई हंसेंगे नहीं, उनकी शक्ल चेंज हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि यार चुटकुला भी वही था, ये सुनने वाले भी वही थे, सुनाने वाले वही थे, मगर वो भावेश भाई जा चुके थे जो पहले सुने थे जिन्होंने। तो हर मिनट में बदलाव होता है डियर पेरेंट्स, डियर एजुकेटर्स। अगर कल कुछ गलत हो गया हो तो इस सोच पे मत रुक जाओ कि यार ये कल ऐसा था, ये कल था, आज ये नया है, उसको बदलाव में तैयार कर दो। और मैं सच बताऊं, कालिदास की घटना मैं अक्सर बताता हूं कि 21 साल 7 महीने की उम्र में उनकी शादी हुई, और उस नगर में राजकुमारी ने ये पहले तय किया था कि महामूर्ख चाहिए, मतलब विद्वान से शादी करूंगी, और विद्वानों ने ढूंढ करके महामूर्ख लाए थे, ढूंढ करके, क्योंकि विद्वानों के जब वो हार गए शास्त्रार्थ में, तो उन्होंने तय किया कि इनकी शादी राजकुमारी की महामूर्ख से कराएंगे। मूर्ख तो घर घर मिल रहे थे, महामूर्ख नहीं मिल रहे थे। महामूर्ख 1.5 महीने बाद मिला, जो जिस लकड़ी बैठा था तने पर उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा प्रेजेंट टाइम के हिसाब से यही बेस्ट है भाई, उसकी शादी करवा दी। और उस एक रात का, पहली रात का पहला सेंटेंस, जब राजकुमारी तिलोत्तमा थी या विदोत्तमा थी मेरे ख्याल, जब उन्होंने माथे पे हाथ रखा, कहा उफ, तो कालिदास ने कहा कि सावधान राजकुमारी, मुझे मौका दीजिए, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आपको मेरे नाम से जाना जाएगा। और कालिदास चल पड़े साउथ से काशी की तरफ। 21 साल 7 महीने की उम्र में या 22 साल में उसने शादी करी, और 42 साल की उम्र में मृत्यु हो जाए, और 12 साल काशी पढ़े, 4 साल देशाटन करे, और उसके बाद जो ग्रंथ लिखे उसकी सही वो ना हो। तो एक आदमी के अंदर ये घटनाओं वाला काम ना रहे। अब हम ऐसा एजुकेशन में सिस्टम बनाएं कि हर आदमी सेल्फ प्रोपेल्ड हो, सेल्फ प्रिपेयर्ड हो, सेल्फ अपने को ही आगे रखकर, एग्जाम्पल रख करके बदलाव करे, जिससे बार बार ये घटनाएं ना हो, बार बार किसी की घटना से कुछ चीज ना बने। बच्चे अपने आप बने, सेल्फ कम्पीट करके बने। तो एजुकेटर्स इस चीज पर बहुत काम करें, क्योंकि पेरेंट्स ने हमारे को अपनी बेहतरीन एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पूरी श्रद्धा और भावना के साथ दे रखी है। और आपका स्थान वो है, आप एजुकेटर्स का स्थान वो है कि जो दुनिया में, बल्कि हमारे ग्रंथों ने कहा भी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के बराबर। आपको ब्रह्मा के बराबर नहीं कहा, विष्णु के बराबर नहीं कहा, शंकर के बराबर नहीं कहा, तीनों के बराबर आपको तुलना करी। तो मेरे एजुकेटर्स, मेरा इतना ही कहना होगा कि बहुत मेहनत चाहिए, मगर मेहनत पहचानने में, सब्जेक्ट में नहीं।
सब्जेक्ट में जैसे इस बच्चे को आपने इसका सब्जेक्ट की मीनिंग बता दी, आपने बता दिया कि ये सब्जेक्ट पढ़ने से क्या क्या फायदा होगा, आप यकीन मानिए ये बच्चा कुछ भी करामात कर देगा, कुछ भी चमत्कार कर देगा। बस आपको यकीन दिला दीजिए उसको कि नहीं बेटा, आप अगर चाहो, आपने जामवंत का मैंने आपको बोला था ना, आप अगर चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हनुमान जी जैसा आदमी भी घबराया हुआ था समुद्र किनारे, जामवंत जी ने इतना ही तो कहा, याद दिलाया कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और उन्होंने न जाने कितना बड़ा काम कर दिया। हमें जामवंत का रोल निभाना है, क्योंकि टीचर का रोल गूगल सर्च इंजन निभाएंगे, टेक्नोलॉजी करेगी, मगर हमें तो आदमी तैयार करना है। मैं इसीलिए अपने सभी स्कूलों में करने का प्रयास करता हूं। मैं कहता हूं नहीं, और मैं यही चाहूंगा कि गजेरा ग्रुप में बेहतरीन आदमियों का निर्माण हो। और मैं अशोक कुमार इतना ही कहूंगा कि दधीची के रूप में, एक दधीची ऋषि की कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो आपको याद दिला देता हूं कि जब देवताओं और दानवों में युद्ध हो रहा था तो उन्होंने कहा कि देवताओं के हेड थे, इसको मारने के लिए एक ऐसा धनुष बाण चाहिए जिसमें किसी ऋषि की अस्थियां लगी हों, हड्डियां लगी हों। तो उन्होंने कहा महाराज दधीची ऐसे हैं। तो बोले जाओ इंद्र उनसे मांगो। अब इंद्र बोले कि मैं अपनी हड्डी, दधीची को बोले कि अपनी हड्डियां दे दीजिए। तो बोले ब्रह्म हत्या होगी। तो दधीची ने कहा मैं शरीर पे शहद लगा लेता हूँ, ये चींटियां मेरी खाल को चाट जाएंगी और हड्डियां बचेंगी, इससे तुम वज्र बना लेना। तो मैं दधीची के रूप में गजेरा ग्रुप को पूरी अपनी सिस्टम और तरीके देने को तैयार हूं, जिससे यहाँ के जो बच्चे निकले विश्व में कहीं अपनी जगह खड़ा कर पाए, विश्व को बता पाए, और हमारे गजेरा ग्रुप की परंपरा बन जाए कि हम तो सिर्फ बेस्ट ट्रिक देते भाई साहब। मैं अक्सर एक बात लोगों से कहता हूं कि मेरे से कई बार इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि अशोक जी मुनि के बच्चे कैसे हैं, आपके स्कूल के बच्चे कैसे हैं। तो मैंने कहा कि बिच्छुओं की बारात जा रही थी, बिच्छू समझते होंगे स्कॉर्पियंस को बोलते हैं, बिच्छुओं की बारात जा रही थी। किसी ने साइड चलते बिच्छू से पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन है। बिच्छुओं की बारात में साइड चलते बिच्छू से किसी ने पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन है। उसने कहा छू के देख, सारे ही सरदार हैं। हर बच्चा हमारा गजेरा का, कोई आए, कोई मिलने आए, कोई देखने आए, तो हर बच्चा, हम ये ना कहें कि ये मेरे बेस्ट हैं, ये मेरे ऐसे हैं, तो मेरे यहाँ तो बेस्ट ही होते हैं भाई। मैं आपको बताऊं एक छोटी सी घटना। जब गुजरात गवर्नमेंट से मैं एग्रीमेंट कर रहा था 1-1.5 साल पहले, 5 सितंबर को एग्रीमेंट हुआ था। उससे पहले मैं सीएम साहब के साथ, विजय रूपानी जी के साथ 2 दिन घंटों डिस्कस होता रहा, ऑफ टाइम में 10-11 बजे घर पर भी सब कुछ होता रहा। तो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है क्या कि आपके स्कूल में टीचरों को इंग्लिश ना आती हो, इंग्लिश की किताब नहीं है, इंग्लिश का पीरियड नहीं लगता, बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। मैंने कहा सर हो सकता है। उन्होंने सोचा ये बंदा कुछ दिल्ली का है, चलाक वलाक होते हैं दिल्ली के लोग, और मैं तो यूपी का बेसिकली था, और गुजराती लोग यूपी बिहार इन सब से बहुत गैप रखते हैं, और उसमें दिल्ली का हो तो करेला नीम चढ़ा। अब मेरी तो हालत समझ लो, फिर वो कैसे कितने टेस्ट पास करने पड़े होंगे। माता सीता ने इतने टेस्ट पास नहीं किए जितने मुझे करने पड़े। खैर सीएम साहब ने कहा नहीं जी ठीक है। उन्होंने जो अभी प्रेजेंट सेक्रेटरी साहब हैं विनोद राव जी, उनको भेजा। और दोस्तों हैरान रहेंगे क्या हुआ कि जब साहब आए 11 बजे, डायरेक्टर साहब भी आए, जोशी जी, बहुत लोग आए। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, बच्चे स्कूल घुमाते हैं, और बच्चे कोई फिक्स नहीं होते, कोई सी बच्चा आता है, 4 बच्चे आते हैं, 2 बच्चे आते हैं, ले जाते हैं। अब जब विनोद राव साहब आए तो उनको 4 बच्चे जो दिखाने आए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उन 4 बच्चों की जब शक्ल देखी तो 4 बच्चे गांव के थे और बिलो देन एवरेज थे। मेरे को ऐसा लगा 11:30 बजे शुरू होगी विजिट। अब कोई सेक्रेटरी रैंक का आदमी आपके स्कूल आता है देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, तो आप सोचिए क्या क्या होता है। खैर हम लोग चिंता नहीं करते, क्योंकि हमारे दिन एक दिन पर डे हमारे स्कूल में 150-200 गेस्ट आते हैं गवर्नमेंट के।
खैर राव साहब चले गए, जोशी जी को बच्चे ले गए, और भी अधिकारी इनको ले गए बच्चे, टीचर जाता नहीं है, मैनेजमेंट जाता नहीं है। 2 बजे राव साहब नीचे आए, 11:30 गए, क्लास बोर्ड सब जगह घूमते रहे, जहां भी जाओ। 2 बजे आके उन्होंने मुझे कहा, वो रिकॉर्डिंग में है, उन्होंने मुझे कहा कि अशोक जी, दे आर द ब्रिलियंट चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल। अब आप सोचिए मेरी शक्ल कैसी रही होगी। मैंने कहा अगर ये ब्रिलियंट है तो बाकी कहाँ है? दोस्तों, ये दौर पैदा करना है। और आज की वेबिनार मेरी तभी सार्थक समझूंगा कि जब भावेश भाई और सभी एजुकेटर्स, प्रिंसिपल इन पेरेंट्स से और अपने आप से ये प्रॉमिस करके गजेरा ग्रुप के ट्रस्टियों को मैसेज भेजें कि सर जो कुछ हुआ सो हो गया। प्रायश्चित इस बात का नहीं होता कि मैं गंगा जी जाऊंगा, गंगा जी मेरा शरीर धो सकती हैं, या मैं सोमनाथ मंदिर जाके सिर पटकूंगा। प्रायश्चित इस बात का नहीं है, प्रायश्चित इस बात का है कि सर जो कुछ हुआ मेरे अनजाने में हुआ होगा। आज ये प्रॉमिस करता हूं कि अब गजेरा ग्रुप का बच्चा बेस्ट वाला ही बच्चा निकलेगा। आप जिन पेरेंट्स ने मुझे बच्चा दिया है, मैं उसको बेस्ट ही निकाल के दूंगा, उसके अंदर क्या बेस्ट है। अगर ये प्रॉमिस होता है तो भावेश भाई, मैं समझता हूं आप मुझसे पूछ रहे थे बढ़िया बढ़िया सर, क्या मेरा मानदंड होगा। मेरा मानदंड ये होगा, वो तो किंजल बहन से बात कर लूंगा, कि ये प्रॉमिस हो जाए कि ये हम एजुकेटर्स इन पेरेंट्स को कह सकें कि जो कुछ हुआ अब हम आपके बच्चे के अंदर बेस्ट निकालेंगे, ताकि आपको प्राउड होगा कि आपका बच्चा गजेरा स्कूल में पढ़ता है और आपका बच्चा ऐसे इंस्टीट्यूट से निकला है जहां पर हम घमंड कर सकते हैं, जहां हम टीचर घमंड कर सकते हैं। आप हैरान रहेंगे, 10वीं का रिजल्ट निकलता है, सब जगह निकलता है, तो बहुत से स्कूल बच्चों की फोटो लगाते हैं, उनके जिक्र को लिखते हैं, अखबार में लिखते हैं। मैं सिर्फ अपनी फोटो लगाता हूँ। लोग बोलते हैं सर क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, जीनियस आर नॉट born, they are made. I create a situation where these kind of genius are made. फोटो तो आपकी होनी चाहिए थी भाई, बच्चों के साथ हो, क्योंकि बच्चे आपका प्रमाण हैं, बच्चे आपके पास एविडेंस हैं, मगर बड़ा प्रमाण तो आप हैं। ये पैशन लाइए टीचरों के अंदर। और टीचर सर, मैं गुजरात को बड़ा फर्टाइल लैंड मानता हूँ, नहीं तो मैं गुजरात गवर्नमेंट के साथ साइन नहीं करता। और सच मानेंगे आप, जब मैं गुजरात गवर्नमेंट की ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं इतना पैशन देखता हूँ गुजरात में। जब मैं गुजरात गवर्नमेंट की ट्रेनिंग कराता हूँ तो गवर्नमेंट मेरे पास जो 150-200 टीचर देती है डिस्ट्रिक्ट भर में छांट करके, उनके 2-2, 3-3, 1-2 रिटर्न टेस्ट रखती है, फिर इंटरव्यू रखती है, प्रोजेक्ट देती है, तब सेलेक्ट करती है। और आप यकीन मानेंगे, ये टीचर मेरे साथ रात 2-2 बजे तक ट्रेनिंग कर रहे होते, रात 2 बजे तक, जबकि गवर्नमेंट ट्रेनिंग 9:30-10 बजे स्टार्ट होती है, लंच हो जाता है 1-1.5 बजे, फिर 1 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 4 बजे 5 बजे चाय या फिर थैंक यू। मगर 2 बजे रात तक, क्योंकि 3 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, 2 बजे रात की भी वीडियो है मेरे पास। मैं उनसे कह रहा हूँ जाओ सो जाओ, वो कह रहे नहीं सर। मैंने कहा सवेरे ट्रेनिंग है, बोले फिर आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात जितनी फर्टाइल लैंड नहीं है, आपके पास शानदार बच्चे हैं, शानदार आप टीचर हैं, और बेहतरीन तरीके और मौके हैं। यहाँ जितने लोग जिस भावना के साथ काम करते हैं और स्टेटों में मैंने नहीं देखे। मैं कई गवर्नमेंट में साइन करता हूँ, अफगानिस्तान गवर्नमेंट में कर रहा हूँ, बाहर की कई गवर्नमेंटों को कर रहा हूँ, मगर जो पैशन मैंने गुजरात में देखा, आपको बेहतरीन पॉसिबिलिटीज है। क्या मेरे पास कुछ और टाइम है या खत्म हो गया मेरा? सर आपका टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अभी सब पेरेंट्स और सब एजुकेटर्स क्वेश्चन की राह देख रहे हैं, तो हम अभी क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करें सर? बिल्कुल शुरू करें, बिल्कुल शुरू करते हैं, मैं तैयार हूँ। ओके सर, ओके सर। जो कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर हम ले लेते हैं। इसमें से एक आपने सर बहुत बढ़िया तरीके से बात की है। आपने जो बोला कि इस समय पे आपकी जो स्कूल है वो बहुत अच्छे बच्चे पैदा करके अपने बाहर निकले स्कूल से। हम सर यही एक आशा रखते हैं कि हमारे स्कूल में जो भी बच्चे कोई आए तो खरगोश की तरह आए और दहाड़ता हुआ शेर बन के बाहर जाए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो,
चाहे कोई कल्चर एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर एक प्रिंसिपल की, ट्रस्टी की, एजुकेटर्स की, और हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी यही एक्सपेक्टेशन रखे कि हमारे जो बच्चे हैं वह एक दहाड़ता हुआ शहर बन के हमारे जो मार्केट है जहां पर भी वो कोई अच्छा प्लेयर बन सके, कोई अच्छी अपने बिजनेस कंपनी शुरू कर सके, कोई भी फील्ड हो। सर, अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर आपकी डिस्प्ले पर अशोक जी सर। जी, हाँ, यस यस। हाँ सर। I have one question. Should a parents Yes, observe sir. the posture of a child during an online class? ऑनलाइन क्लास। देखिए, किसी भी बच्चे का पोस्चर, टीचर का या बच्चे का, ये इसका महत्व भाव से कम होता है। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, मुझे पोस्चर वाली बात में। विवेकानंद ने जब यूएसए में मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों बोला था, उससे पहले 3 बार ये सेंटेंस बोला गया था हमारे हिंदू महासभा और उसके द्वारा। परंतु विवेकानंद ने जब ये सेंटेंस 4 वर्ड बोले कि मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, तो बहुत लाउड रहा बात। क्यों? क्योंकि उसमें भाव था और बाकी में लॉजिक और फैक्ट था। डियर पेरेंट्स, मैं समझता हूं कि आपकी पोस्टर की बात, कि आप जानना चाहते हैं कि भाई किस तरह से इससे ये बॉडी लैंग्वेज आगे कर रहा है, ये बात होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि ये गजेरा ग्रुप इस बात को ध्यान दे। मगर इसका भाव से बहुत कनेक्शन नहीं है। पोस्टर का भाव से बहुत कनेक्शन नहीं है। हमारे को ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भाव क्या है इस आदमी के। जी, और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर। जी, सर, क्वेश्चन रशेष वरिया सर ने जो अभी रखा है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड एजुकेशन इन कोविड-19 क्राइसिस? बहुत सुंदर। मैंने आपको इस बीच में एक बात बोली थी कि स्कूल विचारों की सीडिंग करे और पेरेंट्स उस थॉट को नरिश करे, उस थॉट की केयरिंग करे, उसको बूस्टअप करे, उसमें और क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं बीइंग ए पेरेंट्स। क्योंकि टीचर के पास उस समय 40 बच्चे हैं, अलग अलग बैठे हैं, मालूम नहीं कि किस स्टेटस में बच्चा बैठा है। और बच्चा क्योंकि आपका है, आपका कैसा फैमिली एनवायरनमेंट है, बच्चा उसको कैसे समझता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और ये जो क्राइसिस आया है, इस दौरान हम अपने बच्चों को सिस्टम से कोप अप करने के लिए क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। तो आप जो भी स्कूल द्वारा थॉट की सीडिंग हो रही हो, बीजारोपण हो रहा हो, उस बीजारोपण में आप नरिश करें, मेंटेन करें, एग्जाम्पल दें, केयरिंग करें, और स्कूल को कहें कि मैंने यहाँ तक इसको पहुँचाया पौधे को, और आप इसमें इसकी इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग कर लें। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने, आपका बच्चा गमला समझे, तो मैंने उसमें एक बीज बोया है। अब बीज तो 4 घंटे में बीज बोया है, ग्राउंड बना करके मैंने। अब आपका काम है उसको पानी देना, उसको खाद देना, कब चाहिए, कितनी चाहिए, आपको समझते हुए उसको बैकअप करना। और स्कूल का काम है उसकी मॉनिटरिंग करना, क्या वो सही पौधा निकल रहा है, क्योंकि स्कूल को पता है कि भविष्य में किस तरह की दिक्कतें आएंगी, ये स्कूल को समझना है। और आपका काम है कि उस थॉट की नरिश करना, केयरिंग करना, उसको पालना, ये आपका काम है। तो इन बातों से आप समझें, क्योंकि ये मैन टू मैन अलग होगा, बच्चे से बच्चे, हर बच्चे में अलग होगा, और बच्चे से जो रिपीट भी नहीं होगा कि जो नरिश आपने कल किया था आज भी वही करेंगे, तो प्लीज ऐसा ना करिए। जो जिस तरीके से कल समझाया था आज भी उस तरीके से समझेगा, पॉसिबल नहीं है। वो तरीका नया ही होगा आपका। वो कैसे होगा ये आपको समझना पड़ेगा बच्चे को देख करके। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हुआ है, शोरूम बन गए हैं कपड़ों के। हम अपने साइज, अपनी बॉडी को फिट करते हैं उन कपड़ों में। टेलर वाला किस्सा नहीं रहा कि टेलर हमारे कपड़े बॉडी नाप करके कपड़े बनाता है। अब ये शोरूम हो गए कपड़ों के। आप गए, उसने देखा कि भाई जिसका कंधा 36 है तो उसका स्टमक जो होना चाहिए, पेट जो होना चाहिए, बेली होनी चाहिए 46। अब इसके हिसाब से हम फिट करते हैं अपनी बॉडी को।
नहीं भाई, अब थोड़ा सा टेलर वाला भी काम देखें कि जाओ भैया ये मेरा पेट ज्यादा बड़ा है, कंधा छोटा है, छाती ऐसी है, इसके हिसाब से कपड़े बनाएं। तो आपको ये सोच के काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि समय कम। राइट सर। सर, दूसरा क्वेश्चन आया है कि माता पिता अपने बच्चे में कुछ स्थायी सकारात्मक आदतें कैसे पैदा कर सकते हैं? बहुत सुंदर यार, ये तो मेरा परमानेंट है। मैं टीचर से दोनों को बोलता हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसके पास लॉजिक नहीं होता, उस दौरान उसमें हैबिट फॉर्म करें। मैं आपको 4 हैबिट अभी बता देता हूं और बाकी हैबिट समय आने पर। पहली हैबिट कि मैं ही जिम्मेदार हूं, प्रत्येक परिस्थिति का मैं ही जिम्मेदार हूं। अच्छा होता है तो मैं जिम्मेदार, और बुरा होता है तो ही मैं जिम्मेदार। पता क्यों? क्योंकि ना कहने का अधिकार मेरे पास था, ना कहने का मेरे पास हर समय हक था, विरोध करने का हक था। अगर मैंने नहीं किया ना, तो मुझे परिणाम भुगतना है। तो पहली हैबिट ये डालिए हर बच्चे को, छोटे बच्चे को, कि अगर नहीं पढ़ते तो भी आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि टीचर पूरी मेहनत कर रहा है। अगर आप नहीं, सूरज निकला हुआ है, आप अगर सूरज के आगे नहीं जाएंगे तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो पहली हैबिट कि मैं ही जिम्मेदार हूं किसी भी परिस्थिति के लिए। दूसरी हैबिट कि कोई नेगेटिविटी होती ही नहीं है दोस्तों। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, ये होते नहीं हैं, ये अभाव है। ईर्ष्या अभाव है प्यार की, मोह अभाव है साथ का, ये अभाव है, भाव नहीं है। तो दुनिया में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होती, कुछ भी उल्टा नहीं होता। जैसे दिन का उल्टा रात, अगर रात होती तो दिन में लाके दिखा दो कोई सा आदमी। सुख का उल्टा दुख, दुख नहीं होता, सुख ही होता है। अगर दुख होता हो तो लाके दिखा दें। तो बच्चे को बोलना नेगेटिविटी नहीं होती। नेगेटिविटी का मतलब है अब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। हैबिट नंबर 2। हैबिट नंबर 3 कि हर प्रॉब्लम मेरा टेस्ट है, समाज का नहीं। हर प्रॉब्लम मेरा टेस्ट है, समाज का नहीं। तो इन 3 हैबिट से स्टार्ट करिए, गारंटी रही ये बच्चा बेस्ट वाला हो जाएगा। दुनिया में जो सक्सेस लोग हुए, इसलिए नहीं हुए कि वो ज्ञानी ज्यादा थे, इसलिए सक्सेस हुए क्योंकि उन लोगों में हैबिट बड़ी स्ट्रांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जरा। घर में साक्षरता का समर्थन करने के लिए माता पिता क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं, बहुत बड़ा सीक्रेट जो नए जमाने में हासिल हुआ। मुझे दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 6th क्लास का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाता, 8th क्लास का बच्चा अपना नाम नहीं पढ़ पाता। ये असर करके प्रथम की एक एनजीओ थी, उसमें बड़ा इस बारे में शोर मचाया जाता पूरे देश की पढ़ाई पर कि पूरे बच्चे पढ़ नहीं पाते साक्षरता के लिए। तो डियर पेरेंट्स, आज जो फार्मूला दे रहा हूं आपको हंसी आएगी और मजा भी आएगा। मैंने एक स्कूल में काम किया, गवर्नमेंट के स्कूल में, 12 दिन 15 मिनट। 12 दिन 15 मिनट मतलब 180 मिनट। 6ठी क्लास थी, उसको यूट्यूब पे पढ़ाए। मैंने 15वें दिन 16वें दिन मीडिया टीम बुलाई, दिल्ली सरकार के अधिकारी बुलाए, नेता बुलाए, 22 लोग आए। मैंने उनके सामने कहा मैंने इस 6ठी क्लास को SST की बुक मैंने पढ़ाई है और 12 दिन 15 मिनट पढ़ाया है, और आप आज इनसे कुछ भी पूछ लीजिए 6ठी क्लास की बुक में। तो उन्होंने 6th क्लास के पेज खुलवाए, पढ़वाए बच्चों से 6th के, फिर मैंने 7th की बुक पढ़वा दी, फिर मैंने 8th की बुक पढ़ा दी, 9th 10th सारी बुकें पढ़ा दी। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है। मैं वो फार्मूला देने जा रहा हूं तो बात पे बात आई है, क्योंकि पढ़ना कुछ नहीं होता, पहचानना होता है। ये जो कसवाला बहन है, मैं नाम चेक कर लेता हूं, कसवाला बहन, ठीक बोल रहा हूं नाम? यस सर। कसवाला बहन नाम ठीक बोल रहा हूं? यस सर, वो सरनेम है, कृष्णावंती नाम है। यस सर। कृष्णावंती बहन, आप पति को पहचानती हैं, पढ़ती हैं? पहचानती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ सर। पढ़ती हूँ तो घाटे में रहोगी, क्योंकि बदल सकता है मामला। नहीं हो सकता सर। भगवान ना करे हो। हम लोग पहचानते हैं। अरे भाई ABCD में पढ़ना क्या है, पहचानना तो है।
ABCD में पढ़ना कुछ भी नहीं होता, पहचानना होता है। और ए सारी जिंदगी ए रहेगा, ये गारंटी लेटर भावेश भाई से लेकर के दे देना, मैंने अंग्रेजों से ले लिया है कि सन 2050 में भी ए ऐसा ही रहेगा और सन 6050 में भी ऐसा ही रहेगा। ये अंग्रेजों ने बता दिया मेरे को। तो ए को पहचानना है, पढ़ना नहीं है। तो बच्चों को आज से ये कहना, बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ना, तुम्हारी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, पहचानता है एक आदमी। क्योंकि जो ब्रेन है, ब्रेन में 125 करोड़ जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स की जो कॉपी है ये फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, ये पहचानती है, पढ़ती नहीं है। मैंने भावेश भाई को पहचाना, मैंने इनकी शकल का कोई और आदमी मिलेगा, मैं कहूंगा देखो लाइक भावेश भाई, मैं पहचानता हूं, पढ़ता नहीं हूं। दुनिया में पढ़ना नाम का कुछ भी बड़ा लेवल होता है, पहचानना पहले होता है। तो साक्षरता पहचानने को बोलना है, पढ़ाने को नहीं। और ए हर जगह ए ही रहेगा। इस फार्मूले को इस्तेमाल करिए। यूट्यूब में आपको लिंक भेज दूंगा, भावेश भाई भेज देंगे। आसानी से बच्चा, मैंने 180 मिनट में किया, गुजरात गवर्नमेंट को मैंने सिखाया, लोगों ने 1-1 घंटे में कर दिया। 1 घंटे में सारी किताब पढ़ा लो, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। For a kid, बहुत सुंदर क्वेश्चन, डियर पेरेंट्स। of having study time. स्टडी टाइम। देखो, जब आप किसी एक बड़े सुंदर, मैंने आपसे कहा था कि बीजारोपण, उस बच्चे को मैंने ये कहा, मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ, पूरा एग्जिस्टेंस सिलेबस है, पूरा एग्जिस्टेंस एक सिलेबस है, इसमें अपने सब्जेक्ट ढूंढने हैं। बच्चा देखो, छोटा, हर बच्चा जो छोटा होता है तो वो कार्टून फिल्म बहुत देखता है। कार्टून फिल्म इतनी देखता है, चाहे वो संसार का कहीं का बच्चा हो, वो कार्टून फिल्म बड़ा इंटरेस्ट लेता है। अगर आपसे कहा जाए कार्टून फिल्म देखने को, तो आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। जानते क्यों? क्योंकि वो एक्शन मांगता है, वो एक्शन चाहता है, वो चाहता है मुझे कुछ ना कुछ दो करने को। आप क्या करते हो, बुक की बाउंड्री में रखते हो, स्क्रीन की बाउंड्री में रखते हो। आप ये कहो बेटा ये सीख लिया आपने, हाँ, अब मुझे यही चीज जो नॉलेज ली है सामने के पेड़ में, इस फर्नीचर में, इसमें ढूंढ के बता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसको फिनलैंड ने स्टार्ट किया, हमने उसका 11-12 साल हो करते हुए, कि एक ही चीज में सारे सब्जेक्ट। मान लीजिए मेरे पास ये पानी की बोतल है, इसी बोतल में मैथमेटिक्स, इसी बोतल में साइंस, इसी बोतल में एसएसटी और इसी बोतल में लैंग्वेज। ढूंढ के दिखा बेटा। मैं कहता हूँ स्क्रीन की तरफ आने का मौका ही नहीं मिलता। और क्या होगा जब लाइफ से कनेक्ट कर लेगा, आईबी करिकुलम इसी चीज के ऊपर बनाया हुआ है, जब वो लाइफ से कनेक्ट कर लेगा अपने चारों तरफ, तो क्या होगा, उसको हर चीज में मैथ नजर आएगा, मैथ का उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। जिसको साइंस का इंटरेस्ट होगा उसको हर चीज में, अगर वो सेब भी गिर रहा होगा तो वो न्यूटन की गति के लाभ बता रहा होगा। ये बच्चे को डालने का एक बेस्ट तरीका होता है कि बेटे हर चारों तरफ जो जो चीजें हैं, इसमें तुम सब्जेक्ट ढूंढ के बताओ। मैथ का मतलब है कैलकुलेशन, गणना। साइंस का मतलब है उसमें उसका कारण बता दो मुझे। एसएसटी का मतलब है उसमें सामाजिकता बता दो मुझे। जब आप ये सब करते हो तो बेहतरीन रिजल्ट आता है। बच्चा स्क्रीन टाइम तो छोड़िए, बच्चा वो सब्जेक्ट को जीना स्टार्ट कर देता है। मैं और एक क्वेश्चन सामने आ गया, इसको ले लेता हूँ। ओके सर, नया क्वेश्चन है सर। हाँ, एक शिक्षक अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बच्चों की मदद कैसे कर सकता है? ये शिक्षक अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाना चाहता है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य नहीं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि एक शिक्षक अपने मानसिक स्वास्थ्य को बना रखने में बच्चों की मदद कैसे कर सकता है। मतलब अपने मानसिक स्वास्थ्य उसको अच्छी तरह से रखना है, बच्चे के सामने झिलझिलाना नहीं है, बच्चे के सामने चिढ़ाना नहीं है, तो वो अपनी मानसिक स्वास्थ्य किस तरह से अच्छी तरह से रख पाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए टीचर्स, बच्चों के पास गलती करने का अधिकार है, उनके पास गलती करने का अधिकार है। अगर ये गलती नहीं करेंगे छोटी छोटी, तो किसी दिन इतनी बड़ी गलती करेंगे। मैं एक छोटा एग्जांपल आपको रिलेट करता हूं।
दुशासन की कहानी याद होगी आपको कि उसने द्रौपदी के बाल खींच के लाया और पूरी महाभारत का जन्म यहीं से स्टार्ट हुआ, पूरी महाभारत का। अब दुशासन से पूछा कि तुम बाल खींच के क्यों लाए थे? किसी ने कहा तो था नहीं बाल खींच के लाने को। वो बोला कि मेरे को आपने कहा था ना द्रौपदी को लाने को किसी तरह से। बोले हाँ। बोले आज तक मेरे को क्लियर ऑर्डर नहीं मिला था, आज मेरे को क्लियर ऑर्डर मिला और मैं हर तरीके से द्रौपदी खींच लाया। सारे नियम, सारे इज्जत, हर चीज को उसने चकनाचूर कर दिया, जिससे बाद में पूरे परिवार और सबका। तो अगर छोटी गलतियां बच्चा नहीं करेगा तो किसी दिन बड़ी गलती होने की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये मान के चलिए कि बच्चा छोटा है, एक आदमी प्रयोग करना चाहता है तो प्रयोग करेगा ही करेगा, और जब वो प्रयोग करेगा ना तभी आपको पता लगेगा कि ये सोचता क्या है। आप किसी भी मूर्ति से बैठ करके ये आंसर नहीं निकाल सकते कि मूर्ति क्या सोच रही है। आप किसी रोबोट से नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा कुछ करेगा, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, वो ये कहना चाहता है कि मैं ये बताना चाहता हूं मैं। और डियर टीचर्स, जो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि हमारा रोल है कि हम गुस्सा गलती पे नहीं होनी चाहिए हम कभी भी, क्योंकि गलतियां उसका अधिकार है और सही करने का अवसर है उसके पास। एक बच्चे के पास गलती करने का अधिकार है और सही करने का अवसर है उसके पास। ये सौभाग्य लेके आया हमारे स्कूल में वो। तो हमारा क्या रोल? हमें गुस्सा क्यों नहीं आएगा? आएगा गुस्सा। हमें गुस्सा आना चाहिए व्यवस्था पर। हमें गुस्सा बच्चे पे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हमें व्यवस्था पे आनी चाहिए कि अरे व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं है कि अगर कोई गलत करे तो व्यवस्था ही क्यों नहीं रोक लेती उसको। हमें इस पे गुस्सा करना है। और हम टीचर व्यवस्था को बनाने वाले हैं। हम व्यक्तिगत तो एक छोटा प्रोडक्ट हो जाता है। देखो, जब आप बच्चे की गलती को देखते हो, मैं एक बड़ा छोटा एग्जांपल जो लाइफ में रिलेट करेगा। कोई भी आदमी कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। हम अक्सर क्या करते हैं, उसके काम को भी कम देखते हैं, प्रभाव को ज्यादा देखते हैं। परंतु काम करने की जगह में कारण शामिल है। बिना कारण के कोई काम करेगा ही नहीं। अब अगर कारण को आप नहीं देखोगे, आप कार्य को देखोगे, तो आप क्या करोगे? उसमें नियम बनाओगे, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अरे कारण को देख ले भाई, तुम्हारे आगे नहीं करेगा, फिर किसी के आगे करेगा। अगर कोई भी कुछ कर रहा है तो कोई ना कोई तो रीजन है उसके पीछे करने का। अगर आप कारण पे काम कर लोगे तो यकीन मानना कार्य और प्रभाव अपने आप दूर हो जाएंगे। मैं अक्सर बोलता हूं कि दुनिया के 99.9% लोग, एक आदमी 4 जगह रहता है: अनुभव, विचार, कार्य और व्यवहार पे। 99% लोग कार्य और व्यवहार पे काम करते हैं कि कार्य कैसा होना चाहिए जो सबको अच्छा लगे, व्यवहार कैसा होना चाहिए जो आपको आपके साथ करे तो भी अच्छा लगे। तो 2 गुंडे इकट्ठे होकर के एक जैसी हरकत करते हैं। कार्य कैसा होना चाहिए, हम दुनिया मार देनी चाहिए हम लोगों को, तो 2-4 लोग इकट्ठे होकर के आतंकवादी ग्रुप बना लेते हैं। अरे विचार पे काम करो। विचार के जब स्ट्रांग करोगे तो अनुभव स्ट्रांग होगा और उसकी रोशनी में ये कार्य और व्यवहार करेगा। कार्य और व्यवहार से विचार कभी नहीं बदलते। बहुत लोग मंदिर जाते हुए, मस्जिद जाते हुए, गुरुद्वारे जाते हुए अपराध में पाए जाते हैं और बहुत सारे शिकारी अच्छे व्यक्ति मिल जाते हैं। तो हमें विचार पे काम करना पड़ेगा, कार्य और व्यवहार पे नहीं। विचार से कार्य व्यवहार मेंटेन हो जाएंगे। मैं नया क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके सर, कोविड-19 की सिचुएशन से इसके बारे में एक क्वेश्चन है सर। The role of parents and educators is keeping their child creativity engaged in the crisis. दोस्तों, कोविड-19 असल में इसको फैलना बड़ा आसान रहा। पता क्यों? क्योंकि उसने कुछ ज्यादा लोगों का शिकार नहीं किया। 195 कंट्री की बाउंड्री में 150-200 कल्चर कोई तो किया। 750 करोड़ लोगों से नहीं भिड़ा वो, बिल्कुल नहीं भिड़ा भाई। कोविड भिड़ा 150-200 कल्चर और 195 बाउंड्री में रहते लोग, इन कल्चरों को रहते भाई। 195 कंट्री है पूरी यूनेस्को के हिसाब से, उसमें 150-200 कल्चर रहता है बस। तो कोविड को 150-200 कल्चर से भिड़ना पड़ा। अगर एक एक आदमी तैयार होता तो कोविड को 750 करोड़ लोगों से भिड़ना पड़ता। तो अगर वो भावेश जी से मेरे पास आता तो उसका पसीने आ जाते। तब तक कोविड को पता कितने साल लगते 750 करोड़ को हराने में। मुझे लगता नहीं कि पृथ्वी के जीवन कम पड़ता इस कोविड को जीतने में।
तब तक तो इंसान जीत जाता। और इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड और किसी से भी। ये इंसान कभी नहीं हारता। ये जो जहां पर गजेरा स्कूल है, जहां पर ये सब है, ये जमीन फल सब्जी पेड़ देने की थी, एक इंसान के जिद में आ जाती है कि वो इसको इंसान बनाने की धरती बना देता है। ये इंसान है, आदमी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कोविड किसी का टेस्ट नहीं है, आदमी के सामर्थ्य का टेस्ट है भाई, कि आप कितना तैयार हैं, ये इसका टेस्ट है। और टेस्ट को आप नेगेटिव ना ले यार, टेस्ट है भाई, वेलकम इट। कि भाई कोविड तुम 14 दिन क्वारंटाइन बोल रहे हो, ये तो पुरानी परंपरा है, मैं 40 दिन का क्वारंटाइन होकर दिखाऊंगा। इसीलिए आपने देखा हिंदुस्तान में आज 27-28 हजार लोग और 80% तक चला गया रिकवरी रेट। यहाँ तो लोगों ने गाने बना दिए कोविड के ऊपर और कोविड का त्योहार बना दिया। कोविड भी पछताता होगा कहाँ किस देश में आ गया मैं। सच बता रहा हूँ, ये इंसान की बहुत ताकत है। किसी मशीन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसान ज्यादा स्ट्रांग है। सब्जेक्ट की जगह इंसान पे काम करना पड़ेगा, आसान हो जाएगा मामला। जी सर, इसके बाद का क्वेश्चन है, हाउ कैन टीचर्स मेक ए सेशन ऑनलाइन क्लास इंटरेस्टिंग? ऑनलाइन में क्या रहता है कि इंटरेस्ट बच्चों को कैसे करवाना है, इस बात से है सर। देखिए, अगर बच्चों को कहोगे कि मैं जो पढ़ा रही हूँ इसको अगर तुम किसी चीज से जोड़ करके दिखाओ, मैं आपको एक, अगर टीचर बैठे हो, मैं उसको बाद में कह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि टीचर जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ाएं, वो बच्चे को बोले कि बेटा इसको जो मैंने पढ़ाया है, मान लीजिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, मैंने बता दिया कि भाई यहाँ से खड़े होकर के इस पेड़ की हाइट कितनी है, अगर सिखा दिया तो बेटे इस काम को अपने पेरेंट्स को सिखाओ, इस काम को अपने अनप्रिविलेज लोगों को सिखाओ, उन लोगों को सिखाओ जो उतने समर्थ नहीं है, उनको सिखाओ और उनके नाम मुझको भेजो, और आप दोनों मिलकर के इससे क्या कर सकते हो ये बताओ। मैं सच बताऊं, बच्चे इतने इंटरेस्ट लेंगे ऑनलाइन आपकी क्लासेस में, वो सुनना नहीं चाहते बच्चे। देखिए, अगर आप ही को मैं 6 घंटे बैठा के सुनाऊं, डेफिनेटली बात है, ये तो बच्चों की हिम्मत है। आप सोचो, देखो स्कूल में, मेरे स्कूल में क्या होता है, बच्चे आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। लोग मुझे बोलते हैं कि सर बच्चे बातचीत कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। बोले क्यों? मैंने कहा ये बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? बोले बच्चों के पास। थका हुआ कौन है? बोले टीचर। अरे यार, तो थके हुए को बोलने को बोल दिया और जिसकी एनर्जी भरी उसको सुनने को बोल दिया, तो कितना अलग अलग काम कर रहे हो भाई। बच्चों को बोलने को कहो कि मैंने ये तुम्हें बता दिया बेटा, अब इसको अपने चारों तरफ ढूंढ के दिखाओ। मान लीजिए आपने सोशल स्टडी में कोई सब्जेक्ट बताया, आपने साइंस में बता दिया, उसको सब्जेक्ट में चारों तरफ के नेचर में ढूंढो और लोगों को सिखाओ, पेरेंट्स को सिखाओ, पड़ोसियों को सिखाओ। बच्चा रुकने वाला है? बच्चा पेरेंट्स और पड़ोसी और सबको, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा बताना चाहता है, इसीलिए आदमी को व्यक्ति कहा। व्यक्ति मतलब व्यक्त होना चाहता है, लिखना नहीं चाहता। आप चाहते हो कि वो सुने और लिखे। अरे भाई, वो सुनना लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बताने में इंटरेस्ट है। हमने यही तो गलती हुई कि जो आदमी बोलने में एक्सपर्ट था हमने उसको लिखने में लगा दिया, जो लिखने में एक्सपर्ट था उसको हमने बोलने में लगा दिया, और हमने ये डिक्लेयर कर दिया दोनों ही बेवकूफ है। उसको बोलने को आता, लिखता बहुत है, वो लिख नहीं रहा ढंग से, और जिसमें लिखने की काबिलियत उसको बोलने को कह दिया, बोले ये बोलता ढंग से नहीं है। अरे भाई साहब, आपने सिलेक्शन ही गलत कर दिया आपने। तो टीचर्स उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए उसको नेचर के चारों तरफ उससे कनेक्ट कर दो, यकीन मानना बच्चे कमाल कर देंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जरा कर देखिए। क्वेश्चन है सर, वैशाली पटेल ने, ऑनलाइन श्रेणियों के दौरान शिक्षक धीमी गति वाले स्लो लर्नर बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, इसके कैसे निपट सकते हैं सर? बहुत सुंदर मैम। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं अभी मेरे पास सीबीएसई की सेक्रेटरी आई थी, वीरा गुप्ता, जो पहले सेक्रेटरी थी, अभी वो निपा में है। तो वो आके बोली, अशोक जी आपको ना लिखने का डिस्लेक्सिया है। मैंने कहा जी अच्छा हुआ 56 साल की उम्र में आपको पता लगा। बोली आप ना लिखने से बहुत कटते हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कटता हूँ। तो बोले इसी कारण आपके सक्सेस का रेट नहीं है। डियर पेरेंट्स और टीचर्स, बच्चे में कोई कमी नहीं है। एक्चुअली वो चीजों को ना अलग पर्सपेक्टिव में देख रहा है।
इसमें वो स्लो सीखता है, स्लो नहीं सीख रहा, क्योंकि दिमाग की स्पीड सोचने समझने की बहुत हाई है। एक्चुअली उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपके काम में, वो मजबूरन साथ साथ रगड़ रहा है आपके। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं सेना में था, तो हमारे को ट्रिप लेके दौड़ना पड़ता है ना, ग्रुप लेके दौड़ते हैं, तो एक कमांडर बाहर दौड़ता है और बाकी टीम अंदर दौड़ती है। आप यकीन मानो, जिस दिन बाहर दौड़ने का नंबर आता था ना, उस दिन पता नहीं पैरों में पंख लग जाते थे। कमांडर के रूप में दौड़ते थे, पैरों में पंख लगे होते थे, ऐसे पैर उठते थे कुछ याद नहीं। और जिस दिन अंदर आता था ना, किसी के पैर से पैर मिला के दौड़ना, ऐसा लगता था पता नहीं कब दौड़ खत्म होगी। अरे भाई, इस बच्चे को मोटिवेट कर दो, गारंटेड रात स्कूल की कमांड ले लेगा ये बच्चा। स्लो लर्नर, लाइफ कोई स्लो लर्नर नहीं है। मैं आपको अक्सर लोग बोलते हैं ना, जब आप बूढ़े हो जाते हो ना, तो आपको मेमोरी लॉस होता है। मेमोरी लॉस नहीं होता, मेमोरी में इतनी फोटो होती है कि मैच नहीं करती। मेरे को भावेश भाई की शक्ल के 500 आदमी हो गए। जब मैं 60 साल का हो गया तो 100 आदमी हो गए। अब भावेश भाई आए, बोले मुझे पहचाना। अब मैं ये सोच रहा हूँ कौन से वाले हैं, 53 वाले या 55 वाले या 58 वाले। और ये बोल रहे हैं आपको मेमोरी लॉस है। मेमोरी लॉस कैसे होगी मेरी यार? मैं ये नहीं पहचान पा रहा कि आप सूरत वाले हो या जामनगर वाले हो। मेमोरी लॉस नहीं है भाई। अच्छा, फिर मेरा आपसे इंटरेस्ट नहीं है। मुझसे अक्सर लोग बहुत मिलते हैं, बोले सर मुझे पहचाना। मैंने कहा नहीं सर। बोले सर मैं ये। मैंने कहा सर ना, मेरे को इसलिए नहीं पहचान पाता क्योंकि मेरे आपसे कोई काम नहीं होता, और मैंने आपसे वोट तो लेने नहीं है जो मेरे को आपको पहचानना है। मेरे को आप बताओ काम क्या करते हो? बोले सर काम तो कुछ नहीं करता, अपने ही करता हूँ, इसीलिए पहचानता नहीं हूँ भाई। मैं जिससे मेरा काम होता है उसको मैं कभी नहीं भूलता भाई। तो असल में क्या होता है, हर बच्चे का पैशन तेज है, उसको एक बार मोटिवेट करके देखिए, एक बार उसको कमांड देके देखिए, क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? गलती तो करेगा, और गलती करने के लिए स्कूल है ही। अगर स्कूल में गलती नहीं करेगा तो आपको क्या लगता है रोड पे गलती करवाओगे आप? स्कूल में गलती करने की जगह, स्कूल इज ए प्लेस, आप डेफिनेशन लिख लीजिए। स्कूल वो जगह है जहां पर डिस्कशन हो, करेक्शन हो, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर सेलिब्रेशन हो। स्कूल वो जगह है जहां पर डिस्कशन हो कि यार ये गलती क्यों हो रही है बार बार। स्कूल वो जगह जहां करेक्शन हो। स्कूल वो जगह है इन दोनों के बाद वहां अंडरस्टैंडिंग हो, और तीसरा फिर सेलिब्रेशन हो। आप उस बच्चे को 40 बच्चों को आगे सेलिब्रेट करते, वो ताली बजाते दीजिए, देखना कितना जोश आ जाएगा। अगली पूरी कमांड उसी के हाथ में होगी। किसी की आत्मा कमजोर थोड़ी होती होगी भाई। असल में हम होता क्या है, हम शरीर का इलाज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप टेंशन में हैं, अब टेंशन में तो आप क्या करते हैं? चाय पीते हैं। टेंशन में कौन था, आत्मा या जीवन? चाय कौन पी रहा है? शरीर। फिर आप और टेंशन में आ जाते हैं तो और चाय पीते हैं। फिर बड़ी टेंशन में आते हैं तो बड़ी वाली चाय पी लेते हैं। अरे भाई, टेंशन में तो तेरी लाइफ है, और पी रहा तू चाय पिला रहा है शरीर को। अब कहता देखो सर शरीर में एसिडिटी हो गई। शरीर में एसिडिटी होगी भाई, उसको चाहिए नहीं था तेरा इतनी चाय छुई। तो थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करेंगे, बात बहुत बड़े लेवल तक आएगी जी। बहुत बढ़िया सर। आपका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट इतना थोड़ा टफ हमको लगता है, इसलिए कि भाई आप बहुत सारा कंसेप्ट और बहुत सारा भाषा को समेट के हुए आप कुछ न कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत बढ़िया, हमको बहुत मजा आता है सर। हम जब आपके स्कूल में भी पर्सनली आए थे तो आपको मिले थे, बहुत घंटे तक हमने डिस्कस किया था, और बहुत सारे अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया था सर। अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वैसे तो पेरेंट्स और एजुकेटर्स का क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो फिर भी कहीं हम ऐसा वेबिनार करेंगे, और आपका इस नॉलेज का लाभ हम अचूक लेंगे। और बहुत अच्छी तरह से आपने सर एक्सप्लेन किया हुआ है, और बहुत सारा ऐसा पासा है कि आपने जो स्टार्टिंग में बात की थी, बहुत अच्छी बात होगी, जो गीता के ध्यान में रखते हुए भी आपने किसी वही बहुत सारा कंसेप्ट आपने क्लियर करवाया। और जो आपने सर हनुमान जी और जामवंत का जो उदाहरण दिया है, वो रियल में ऐसा होता है, मोटिवेशन के लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे के पास तो बहुत कुछ होता है, पर उसको ही मालूम नहीं होता कि मेरे पास क्या है। एक बार जो उसको पुशअप कर दे हम कि भाई तू कर सकता है, तू कर, फिर आप देखो कि इसका कमाल क्या होता है। तो सर बहुत बढ़िया आपने ये एक्सप्लेन किया है, और आपने अभी इस टाइम आपने ज्यादा, जो कि एक 1 आवर्स का बोला था मैंने, फिर भी आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम हमने ले लिया है। बहुत बढ़िया सर आपने किया, तो आपका आभार सर।
और हम आपका कुछ न कुछ आगे भी प्लानिंग करेंगे और कुछ हमारे टीचर्स के लिए ट्रेनिंग भी रखेंगे और हमारे बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ ट्रेनिंग रखेंगे। तो इस तरह से सर हम कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो खूब-खूब आभार सर। तो लास्ट में मैं कृष्णावती बहन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी खूब आपके साथ कुछ डिस्कस करें। कृष्णावती। सर बहुत बढ़िया रहा हमारा वेबिनार। ढेर सारे सवाल तो आए थे, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से हमने कुछ एक सवाल किए हैं। बाकी आपके पास तो ज्ञान का जो भंडार है, भावेश सर ने बोला, उस हिसाब से हम बार बार आपके जो ज्ञान है उससे लाभान्वित होते रहेंगे। और अंत में मैं गजेरा चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी स्कूल की ओर से, ट्रस्टी की ओर से और सभी प्रिंसिपल की ओर से और स्कूल परिवार की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। और लास्ट में 2 पंक्ति के साथ इस प्रोग्राम की हम समाप्ति करते हैं कि आप आए हमारे पास, ये बहुत अजीब सी बात है। आप आए हमारे साथ, ये बहुत अजीब सी बात है, वरना समुद्र पहुंचता नहीं नदी के पास। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।